हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिंथेसिस में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अध्ययन कर रहे थे और हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बाकी के जब दो भाग होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास भी आपके तीन होते हैं, एक नाउन क्लास होता है, एक एडजेक्टिव क्लास होता है, एडवर्ब क्लास होता है। तो दो का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास का। आज हम लोग लास्ट टॉपिक लेंगे सबऑर्डिनेट क्लास में एडवर्ब क्लास का। मतलब वाक्य में हम एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके दो साधारण वाक्य को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। जब एडवर्ब क्लास की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत टाइम आता है, प्लेस आता है, कंपैरिजन आता है, कंडीशन आता है, मैनर आता है, पर्पज आता है, रिजल्ट आता है, कंट्रास्ट आ जाता है। ये सारे भाव मिलते हैं। तो जैसा भाव मिलेगा उसी के अकॉर्डिंगली हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर टाइम, मैनर, मेथड, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पज, प्लेस, ये सारे भाव आते हैं। तो जैसा भाव आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम कंजंक्शन का प्रयोग करके सिंथेसिस करते हैं। मान लेते हैं कि वाक्य में समय का भाव व्यक्त हो रहा है, तो समय से संबंधित हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। उसमें एज सून एज का प्रयोग होता है, नो सूनर का प्रयोग होता है, बिफोर का प्रयोग करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से रिजल्ट का प्रयोग होगा तो हम सो और दैट का प्रयोग करते हैं। पर्पज का प्रयोग होगा तो हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसा भाव होगा उससे संबंधित हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। पहले हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लास के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, उसको लिखेंगे हम लोग। एडवर्ब क्लास के अंतर्गत हमें टाइम, प्लेस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पज, मैनर, मेथड, कंडीशन का भाव मिलता है, अतः सिंथेसिस करते समय वाक्य के अर्थ के अनुसार उचित कंजंक्शन का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, एक तो बात होगी कि एडवर्ब क्लास के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। क्या आएगा? टाइम की बात होगी, या किसी स्थान की बात होगी, या किसी तुलना की बात होगी, या किसी कंट्रास्ट की बात, मतलब विपरीतता की बात होगी, या किसी परिणाम की बात होगी, या किसी उद्देश्य की बात होगी, या किसी मैनर की बात होगी, तरीका, मेथड या कंडीशन, कोई शर्त का भाव मिलता है। तो जैसा भाव मिलेगा, मान लेते हैं कि टाइम का भाव मिला है तो टाइम से संबंधित कंडीशन का प्रयोग करेंगे। अगर कंपैरिजन का भाव मिल रहा है तो कंपैरिजन से संबंधित कंडीशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जैसा भाव मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली उस कंडीशन का प्रयोग करके हम वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देते हैं। इसलिए आपने लिखा है कि सिंथेसिस करते समय वाक्य के अर्थ के अनुसार उचित कंडीशन का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। मान लेते हैं पहला इसमें ले लेते हैं, वाक्य से टाइम का भाव व्यक्त हो रहा है। पहला इसमें लेंगे
टाइम। ठीक है, मान लेते हैं वाक्य से क्या प्रकट हो रहा है, टाइम, समय का भाव व्यक्त हो रहा है। तब तो समय से अधिक इसमें कौन कौन सा कनेक्शन आता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। जैसे इसमें आता है एज सून एज, नो सूनर। नो सूनर का जैसे ही प्रयोग करेंगे उसका हम डिड लगा सकते हैं, हैड का भी प्रयोग हो सकता है, या तो फिर उसके बाद डू का प्रयोग होगा, या तो डच का प्रयोग होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रयोग होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करके प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस अदर वर्ड्स, जो सारी चीजें आएंगी, प्लस देन का प्रयोग करके क्या करेंगे, सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस। ये एक साथ होता है, नो सूनर के बाद इतना मिनट लागू होगा, या तो इसका प्रयोग होगा या तो आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं इसमें वाक्य के अर्थ के अनुसार। फिर बिफोर का प्रयोग होगा, या तो हम टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो अनटिल का प्रयोग कर सकते हैं, अनटिल या तो सिंस। ऐसा नहीं कि किसी एक का प्रयोग कर देंगे, जैसा भाव व्यक्त होगा उसके अकॉर्डिंगली हम प्रयोग करेंगे। जैसे एज सुन है, जो नो सूनर का अर्थ के होता है, जो भी है जैसे ही। ठीक है, एज सुन है या तो नो सूनर, तो एज सुन है इसका प्रयोग बहुत आसान होता है। नो सूनर में क्या करना होगा, वाक्य में हम नो सूनर का प्रयोग करेंगे, फिर हम वाक्य का टेंस देखेंगे। फिर टेंस अगर वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस तो डिड का प्रयोग करेंगे, अगर वो परफेक्ट है तो हैड का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, डू या डच का। सिंगुलर होगा तो डच, प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट हम रख देंगे, फिर जैसी क्रिया प्रयोग होगी उस टेंस की उसके अकॉर्डिंगली हम मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ जो शेष शब्द आएगा आगे जोड़कर लिख लेंगे। फिर हम देन का प्रयोग करके जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको आगे जोड़कर लिख देते हैं। जैसे इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। The thieves saw the police, they ran away at once. The thieves saw the police, चोरों ने पुलिस को देखा, they ran away at once, वे तुरंत भागे। अब एक तरफ देखना और दूसरी तरफ भागना, तुरंत भागना। जैसे एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा काम होगा तो हम एज सुन या नो सुन का प्रयोग करके बनाएंगे। मतलब जैसे ही देखा तुरंत भाग गए, तो एज सुन का प्रयोग सबसे आसान है इसमें, जिसके मीन्स होता है जो ही या जैसे ही। तब क्या करेंगे, एज सुन एज, इसका प्रयोग बहुत ही आसान है। एज सुन एज का प्रयोग करके पहला वाक्य लिख देंगे, द thieves saw the पुलिस, कामा कर देंगे, दूसरा वाक्य लिख देंगे आगे जोड़ करके, they ran away at once। जैसे ही या जो ही चोरों ने पुलिस को देखा, they ran away at once, वे तुरंत भागे। अब इसका भी प्रयोग करके हम बना सकते हैं, नो सूनर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। नो सूनर का जैसे कैसे प्रयोग करेंगे, इसमें हम लेते हैं या तो आ कर देंगे यहाँ पे आर। ठीक, हम नो सूनर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे नो सूनर लिख देंगे पहले, फिर आप टेंस लिखेंगे। पहला टेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो किसका प्रयोग करेंगे, डिड का, डिड का प्रयोग कर देंगे। अब उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, द थीव्स, यहाँ पे क्रिया किस फॉर्म में जाएगी, सी, क्योंकि जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग कर देते हैं, क्रिया किस फॉर्म में जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, तो सी हो जाएगा। सी का प्रयोग हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, द अदर वर्ड्स, द पुलिस, फिर क्या करेंगे, देन का प्रयोग करके सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस क्या है, दे रैन अवे एट वंस, दे
ran away at once। ठीक है, एक मेथड और इसमें आएगा। दूसरा मेथड भी समझ लेते हैं। हम देख रहे हैं कि बीते हुए समय में दोनों काम हो रहा है। द थीव्स saw the police, they ran away at once। दोनों बीते हुए समय में हो रहा है। जब दोनों बीते हुए समय में हो रहा होगा तो एक कार्य पहले होगा दूसरा बाद में, तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको बना सकते हैं, मतलब हैड का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। तो किस में हैड लगाएंगे, जो कार्य पहले हो रहा है, चोरों का पुलिस को देखना, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं आर करके नो शूनर, हैड का प्रयोग कर देंगे, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे हैड द थीव्स। अब जब हैड का प्रयोग कर देते हैं वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, तो चाहे वो निगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, क्रिया किस फॉर्म में रहती है, थर्ड फॉर्म में। तो हो जाएगा क्या यहाँ पे सीन। अदर वर्ड्स में क्या जाएगा, द पुलिस आएगा इसमें। ठीक है, फिर दैट का प्रयोग करके सेकेंड सेंटेंस उसी तरीके से लिख देंगे, दे रैन अवे एट वंस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इसमें लेते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, दे reached the स्टेशन। ठीक, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी छूट चुकी थी, दे रीच्ड द स्टेशन, वे स्टेशन पहुंचे। यहाँ पे दो कार्य तो रहा है, दोनों कार्य आगे पीछे हो रहा है ना। जब आगे पीछे होगा तो हम बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तो गाड़ी पहले छूट चुकी, स्टेशन में बाद में पहुंची, तो हम लिख सकते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन। उनके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो जो कार्य पहले होगा तब उसके साथ हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन। जब कार्य के आगे पीछे होने की बात होगी, दो अलग अलग कार्य होगा और आगे पीछे होने की बात होगी, तो हम बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि एक बार ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले ही दिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से बना देंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन। ठीक, या तो इसको वैसे भी बना सकते हैं, उल्टा करके बना देंगे तो हो जाएगा आफ्टर का प्रयोग करके, दे रीच्ड द स्टेशन आफ्टर, है ना, आफ्टर दे हैड, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, वे स्टेशन पहुंचे कब, गाड़ी छूटने के बाद। ऐसे भी बनाया जा सकता है। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई रीच्ड द स्टेशन, उसी तरीके से भी है। दूसरा वाक्य है द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, गाड़ी पहले ही छूट चुकी थी। तो इसमें भी उसी तरीके से इसको पास्ट परफेक्ट टेंस से इसको पहले कर लेंगे और बिफोर का प्रयोग करके इसको हम बाद में रख देंगे। तो हो जाएगा द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, he waited for his brother, he waited till his arrival, he waited till
हिज अराइवल। देखो भाई यहाँ पे है he waited for his brother, वो अपने भाई का इंतजार किया। वेट के बाद प्रीपोजिशन हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा वाक्य है he waited till his arrival, वो उसके आने तक इंतजार किया। अराइवल मतलब आगमन, एक अराइवल होता है एक डिपार्चर होता है। अराइवल मतलब आगमन और डिपार्चर को जब का प्रयोग करते हैं नाउन के रूप में तो उसका स्थान अर्थ होता है प्रस्थान। ठीक है, तो अब इसको हम चेंज करते हैं। तो ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, ऑलरेडी यहाँ पे कंजंक्शन दिया है टिल, और टिल का अर्थ क्या होता है आना, सॉरी टिल का अर्थ होता है तक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तब यहाँ पे इस सब्जेक्ट को इस क्रिया को हम कॉमन कर देंगे। तो जब कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर टिल ही का प्रयोग इसके लिए आया है हिज का, तो इसको कर देंगे। और चूंकि पास्ट टेंस है तो इस क्रिया को हम, इस नाउन को हम वर्ब में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा he waited for his brother till का प्रयोग कर देंगे, till ही का प्रयोग ब्रदर के लिए, और चूंकि इसको कॉमन कर दिए हैं तो इस नाउन को वर्ब में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा अराइव्ड, till he arrived, मतलब उसने अपने भाई का इंतजार किया till he arrived, उसके आने तक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। कल हम कुछ और बताएंगे टाइम प्लेस मैनर के बारे में, और जैसे इसको कंप्लीट करनी है हम लोग एडवांस क्लास को, तब हम किताब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ताकि टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ओके, लेटर आई विल सेंड यू द नोट्स एंड यू विल राइट इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू।